चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहाँ से है? तो 61 नंबर से। इससे पहले हम लोग सब चीज कर चुके हैं, ठीक है ना। और वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुका है, 500 सब्सक्राइबर होगा, सब डला जाएगा, ठीक है। क्या? नहीं 50 पर नहीं होता, 500 होना चाहिए। आज आगे से देखते हैं, इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस होता है यह 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 सितंबर। सितंबर माह के 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। सितंबर में लोग बहुत सारा दिवस मनाते हैं, जैसे 5 सितंबर कल था, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा घोषणा करके 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक 5 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ब्राजील में बात कीजिएगा, ब्राजील में शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर। अमेरिका में शिक्षक दिवस मनाते हैं 6 मई को। कब मनाते हैं? 6 मई को। और चाइना में शिक्षक दिवस मनाते हैं जिस तरह भारत में मनाते हैं 5 सितंबर, इसके 5 दिन के बाद 10 सितंबर को मनाते हैं चाइना में, ठीक है ना। तो चाइना में जो शिक्षक दिवस मनाते हैं 10 सितंबर को। और ऑस्ट्रेलिया में शिक्षक दिवस मनाते हैं जो अक्टूबर माह होता है, तो अक्टूबर माह के लास्ट शुक्रवार को, अक्टूबर माह के लास्ट शुक्रवार को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और हम लोग सितंबर माह के देख लेंगे तो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को जो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके बाद 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और वही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। उसके बाद 14 सितंबर को ही विश्व बंधुत्व समता दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। अब 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत दिवस। ओजोन परत दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर, ठीक है ना। और 21 सितंबर को क्या मनाते हैं? शांति। और विश्व पर्यटन दिवस जो मनाते हैं 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। ये क्वेश्चन याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। तो यह दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर, 21 सितंबर, 21 सितंबर का मनाते हैं। अगर देखें बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? देखिए जेम्स बॉन्ड का जो सीरीज है यह हॉलीवुड फिल्म है, और यह जो जेम्स बॉन्ड था ना, बहुत बड़ा जासूस व्यक्ति था, ठीक है ना। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता था जेम्स बॉन्ड। और इस पर जो फिल्म का सीरीज निकला है लगभग 6 भाग में निकल चुका है, और विश्व स्तर पर बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त किया यह फिल्म। सबसे पहले 1962 में जो फिल्म निकला था, तो उसमें जो जेम्स बॉन्ड का जो भूमिका निभाया था, उसमें सबसे पहले जेम्स बॉन्ड का जो भूमिका निभाया था उस अभिनेता का नाम है शॉन कॉनरी। क्या नाम है? शॉन कॉनरी। जेम्स बॉन्ड का जो भूमिका निभाया था उसका नाम क्या है? शॉन कॉनरी। जैसे अभी देखिए हाल फिलहाल लगभग 3 से 4 साल पहले माझी के नाम पर एक फिल्म निकला था, माउंटेन मैन के नाम से, ठीक है ना, माझी द माउंटेन मैन। तो माझी द माउंटेन मैन के भूमिका निभाने वाला अभिनेता का नाम क्या था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेम उसी तरह जेम्स बॉन्ड का जो पहला सीरीज निकला था, तो इसका भूमिका निभाने वाला पहला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी। तो फिल्म सब पे ध्यान देते रहना है। महीना में कम से कम 20 को फिल्म जरूर देखना है, 20 से 30 फिल्म देख ही लेना है कम से कम, ठीक है, महीना में। आज से करो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? कह रहा है भारत का संविधान में किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा किया गया है? 124 में। सुप्रीम कोर्ट का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल कितना किया गया है? 124 में किया गया है।
ये इधर चला गया है, इधर नहीं आएगा। देखिए देखिए सुप्रीम कोर्ट का चर्चा जो किया गया है आर्टिकल 124 में किया गया है। तो 124 में लगभग 6 गो बात लिखा हुआ है, मतलब 6 ही बात को याद रखना है। सबसे पहले आर्टिकल 124 की एक कहता है देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका चर्चा आर्टिकल 124 के 1 में है, 124 के 1 में है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। इसका चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 2 में है। तो एक होता है मेरे भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, एक होता है मुख्य न्यायाधीश। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश। और एक तरफ होता है अन्य न्यायाधीश। क्या होता है? अन्य न्यायाधीश। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 2 में है। किसमें है? 2 में है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होता है, तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर करता है? तो अपना देश में याद रखिएगा, अपना भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28। कितना राज्य है? 28 राज्य है। और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। आगे बैठिए, आगे। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेगा, वह 28 राज्य है। तो उसमें हाई कोर्ट है कि नहीं है? है। तो 28 में से लगभग 25 गो हाई कोर्ट है। तो इस 25 हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इस 25 हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो 33 अन्य न्यायाधीश होगा, तो इस दोनों के सलाह पर ही भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करेगा। ना बुझाया? हम ये कहें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 2 में किया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति किस आधार पर करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इस आधार पर करता है, जितना हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके सलाह पर, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश है, उसके सलाह से ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। जैसे DI चंद्रचूड़ को जो चुना गया था, अभी है वर्तमान समय में, तो उसको जो चुना गया है, यह 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, साथ ही साथ 33 गो जो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश है, उसके सलाह से यह DY चंद्रचूड़ को चुना गया है। इसी का चर्चा आर्टिकल 124 के 2 में है। बुझाया? उसके बाद अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है? अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते सुप्रीम कोर्ट में, और इसका नियुक्ति डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सलाह से ही अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति कर देते हैं। मुख्य न्यायाधीश के सलाह से ही अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कर देते हैं, आर्टिकल 124 के 2 में, 124 के 2 में। उसके बाद आगे क्या है? 124 के 3 क्या कहता है? आर्टिकल 124 के 3 क्या है? तो योग्यता की चर्चा है। किसका चर्चा है? योग्यता की चर्चा है। 124 के 3 में क्या है? योग्यता। कोई भी वकील एक या एक से अधिक हाई कोर्टों में, हाई कोर्टों में, ठीक है ना, उसका मतलब डिग्री प्राप्त हो, ठीक है ना, या 2 से अधिक हाई कोर्ट में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस, या किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल का न्यायाधीश के तौर पर काम किया रहता है, तो वैसे व्यक्ति को भारत में इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर बना लिया जाता है। तो इसमें न्यायाधीश का जो होता है, योग्यता होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहेगा तो कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल। और वही न्यायाधीश रहेगा कितना साल का चाहिए?
कितना साल का? 5 साल का, या 5 साल का चाहिए, या राष्ट्रपति के नजर में वह विधि का सबसे बड़ा ज्ञाता हो। राष्ट्रपति के नजर में वह विधि का यानी कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, उस आधार पर भी इसका नियुक्ति कर लिया जाता है, यानी कि उसको चुन लिया जाता है, वो भी योग्यता चाहिए। तो राष्ट्रपति के नजर में विधि का यानी कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में यानी विधि का कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, विधि का ज्ञाता हो, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 124 का 4 क्या कहता है? आर्टिकल 124 का 4 क्या कहता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को हटाने की चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश जो हटाएगा, आर्टिकल 124 के 4 में 124 का 4 क्या कहता है? यदि किसी मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो, किसी मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो, तो इसका हटाने का जो चर्चा है, इसका हटाने का जो चर्चा है आर्टिकल 124 के 4 में। कैसे हटाएगा? तो देखिए, अपना सदन होता है, तो सदन में कितने अंग होता है? 2 अंग होता है। सदन कितने अंग होता है? 2 अंग होता है। 2 अंग है, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा में उपस्थित 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। लोकसभा में उपस्थित लगभग 100 सदस्य हस्ताक्षर कर देगा, और साथ ही साथ यह सदस्य 2/3 बहुमत से पारित करेगा। 100 व्यक्ति का हस्ताक्षर चाहिए, साथ ही साथ 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 क्या चाहिए? बहुमत। वहीं राज्यसभा में उपस्थित सदस्य का 50 व्यक्ति का हस्ताक्षर चाहिए। 50 व्यक्ति क्या चाहिए? हस्ताक्षर चाहिए। और ये भी 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देता है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कर लिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? ना बुझाया? एकदम आसान है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को कैसे लतिया के भगाएंगे? उसको लतिया के भगाने के लिए संसद का 2 सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में उपस्थित सदस्य का 100 व्यक्ति का हस्ताक्षर यदि कर देगा, और उसी में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देगा, से नहीं मतलब कमीना टाइप का आदमी है, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरह राज्यसभा में 250 में से 50 व्यक्ति हस्ताक्षर कर देगा, और वो भी तब 2/3 बहुमत से पारित कर देगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हट जाएगा। इसी का चर्चा 124 के 4 आई जो हटाएगा 124 के 5 में है, 105 में है, ठीक है ना। और 124 के 6 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है और मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ है, इसका चर्चा किसमें है? 124 के 6 में, 124 के 6 में, 124 के 6 में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, एक देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 124 के 1, 124 के 1। देश में सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका चर्चा किसमें है? 124 के 1। और देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, इसका चर्चा किस आर्टिकल में है? 124 के 2। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का योग्यता की चर्चा किस आर्टिकल में है? 24 के 3। और हटाने की चर्चा किस आर्टिकल में है? 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का शपथ 24 के 6, 24 के 6। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये इतना याद रखना है, ठीक है। 124 के 1 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कैसे होता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देश में उपस्थित हाई कोर्ट का, उसमें जितना भी मुख्य न्यायाधीश होगा उसके सलाह से, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश है उसके सलाह से ही मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। और अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करने के लिए डायरेक्ट राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद 24 के 3 में क्या है? योग्यता है। उसके बाद योग्यता क्या चाहिए? किसी भी 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में उसके 10 साल का वकालत का डिग्री प्राप्त हो, साथ ही साथ न्यायाधीश के तौर पर 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए, और राष्ट्रपति के नजर में विधि का सबसे बड़ा ज्ञाता हो। उसके बाद 4 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे? तो इसका हटाने का जो चर्चा है 24 के 4। और कैसे हटाएंगे? तो लोकसभा में 100 किस लिए चाहिए? कि लोकसभा में सीट कितना है? 545।
और राष्ट्र में कितना है 245। तो 245 एक कम वाला है तो इसमें कम चाहिए 50 हस्ताक्षर, ये ज्यादा है तो इसमें ज्यादा हस्ताक्षर चाहिए, ठीक है ना। तो किसमें 100 हस्ताक्षर होना चाहिए लोकसभा में, और राष्ट्र में कितना चाहिए 50। और कितना तिहाई बहुमत से पारित कर देगा तब जाकर हटेगा 2/3। कितना तिहाई 2/3। और राज्यसभा में भी 2/3। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश का जो शपथ होता है इसका किस आर्टिकल में है 24 के 6, 24 के 6। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका वेतन भत्ता वेतन और भत्ता की चर्चा किया गया है 125 में, 125 में। यानी कि रुपया पैसा वेतन भत्ता मिलेगा वो किसे मिलेगा आर्टिकल 125, 125। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाएगा आर्टिकल 126, आर्टिकल 126। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाएगा आर्टिकल 127। किसमें किया जाएगा 127। तो ये सब बात क्या रखना है, याद रखना है। आइए आगे देखिए, तो बताइएगा तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है 124, 124। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के रुपया वेतन पैसा मिलेगा 125, 125। उसके बाद क्या अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2023 के विजेता कौन है। तो उस टाइम करंट अफेयर्स था, तो आईपीएल 2023 का जो विजेता था 2023 में चेन्नई था। कौन था चेन्नई। बाकी 2024 का जो 17वां संस्करण हुआ है उसका जो विजेता था कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन था केकेआर था। कौन था केकेआर। देखिए आईपीएल, आईपीएल का इतिहास शुरू होता है इंडियन प्रीमियर लीग का 2008 में। कब शुरू होता है 2008 में। और 2008 में जो संस्करण हुआ था यह पहला संस्करण हुआ था। क्या संस्करण हुआ था पहला। और इसमें पहला संस्करण हुआ था तो इसमें जो विजेता रहा था वह राजस्थान रॉयल्स था, राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स जो विजेता था यह शेन वॉर्न की कप्तानी में जीता था। किसी कप्तानी में शेन वॉर्न की कप्तानी में जीता था, डेक्कन चार्जर्स को हरा कर जीता था, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, करते करते 2024 में जो हुआ है, 2024 में जो हुआ है यह 17वां संस्करण था। क्या संस्करण था 17वां संस्करण था। और इसका जो विजेता था वह कोलकाता नाइट राइडर्स था। कौन था केकेआर था, केकेआर। और उप विजेता जो था सनराइजर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद। विजेता कौन था, हारा कौन था हैदराबाद, जाके क्या हो गया था हार गया था। और ये जो संस्करण था यह 17वां था। विजेता टीम को 20 करोड़ रुपया मिला था। कितना करोड़ मिला था 20 करोड़ मिलता है। और विजेता को 20 करोड़ और उप विजेता को कितना मिलता है 12.5 करोड़, 12.5 करोड़। और आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल के इतिहास में जो केकेआर जीता हुआ है, केकेआर जो जीता हुआ है यह 3 बार जीता हुआ है। कितने बार जीता है 3 बार। पहली बार 2012, उसके बाद जीता था 2014 और लास्ट जीता है 2024, 2024। वही बात कीजिएगा चेन्नई का, चेन्नई सुपर किंग का, तो यह आईपीएल के इतिहास में 5 बार विजेता था। कितने बार था 5 बार। और वही मुंबई इंडियंस भी कितने बार विजेता था 5 बार। कितने बार है 5 बार। तो याद रखिएगा पहली बार जो आईपीएल शुरू हुआ था इसका पहला विजेता कौन था राजस्थान। वर्तमान का विजेता कौन है केकेआर। सबसे ज्यादा बार विजेता कौन था चेन्नई और मुंबई, चेन्नई और मुंबई, चेन्नई और मुंबई। और केकेआर कितना बार जीता हुआ है 3 बार। और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है लसित मलिंगा, लसित मलिंगा, मलिंगा, मलिंगा। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा जो विकेट लिया हुआ है वो लसित मलिंगा, श्रीलंका खिलाड़ी है। और आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन जो नहीं होता ठोक ठोक के मारता है 1 रन 2 रन चौका छक्का, वह है विराट कोहली। कौन है विराट कोहली। तो सबसे ज्यादा रन मशीन कौन मारा हुआ है विराट कोहली। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया हुआ है, कौन लिया है लसित मलिंगा, कौन लिया हुआ है लसित मलिंगा। बुझाया ये तो आईपीएल वाला तो बुझावे करेगा। तो आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ है और लास्ट संस्करण अभी कब हुआ है 21वां संस्करण था। आज जो पूछा हुआ था हम लोग में चेन्नई से 21वां संस्करण था 16वां, क्या था 16वां। और लास्ट 2024 में हुआ है क्या था 17वां। इसका विजेता कौन था केकेआर। किसको हरा कर जीता था
सनराइजर्स हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद है। आगे देखिए, नीचे नीचे क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? यह आपके पूछ रहा है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस पूछ रहा है। देखिए नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस क्या करता है? देश के अंतर्गत, देश के अपना भारत देश के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर जितना भी आर्थिक सर्वेक्षण जो करता है वह एनएसएसओ करता है। कौन करता है? और इसका जो गठन किया गया था 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 1950 में। जो एनएसएसओ का जो गठन किया गया है कब किया गया था? 1950 में। एनएसएसओ का जो गठन किया गया है कब किया गया था? 1950। और वहीं सीएसओ का जो गठन किया गया है यह 1951। 1951 दोनों याद रखेगा। एनएसएसओ का गठन हुआ था 1950 और सीएसओ का गठन कब हुआ है? 1951। एनएसएसओ का गठन 1950 और सीएसओ का गठन कब हुआ है? 1951। 1951। और जो एनएसएसओ होता है यह देश के अंतर्गत यानी अखिल भारतीय स्तर पर जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, कितना खर्चा कहाँ हो रहा है, मतलब कितना मांग कहाँ हो रहा है, ये सब देख रेख करने का जो काम करता है वो कौन करता है? एनएसएसओ करता है। कौन करता है? एनएसएसओ। यानी कि अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जो सर्वेक्षण का काम करता है वह कौन करता है? एनएसएसएस वो करता है। और इसका गठन कब हुआ है? 1950। एनएसएसओ का गठन कब हुआ है? एनएसएसओ का गठन कब हुआ है? 1950। 1950 उसके बाद किया गया। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? लॉ मतलब होता है कानून, यानी कि भारत सरकार का कानून की जानकारी देने वाला का नाम क्या है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होता है। क्या होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार का जो वकील होता है वो महान्यायवादी होता है। भारत सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस फंस जाता है, ठीक है ना, या दो से अधिक देशों का विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का जो वकील नियुक्त रहता है वो कौन आता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। कौन आता है? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल की जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 76 में है। किसमें है? 76 में है। जिस तरह देश में महान्यायवादी होता है उसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता की चर्चा आर्टिकल 165 में है। आर्टिकल 165। और महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में है? कितना में है? 76 में है। कितना में है? 76 में। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल की चर्चा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में है। किसमें है? आर्टिकल 76। और वही महाधिवक्ता की चर्चा, महाधिवक्ता की जो चर्चा किया गया है उसका चर्चा किसमें है? महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है, इसका चर्चा किसमें है? 165। 165 महाधिवक्ता की चर्चा 165 में है। महाधिवक्ता की चर्चा किसमें है? 165। याद रखिए इसको। और बता दें क्या इसके बारे में? देखिए NBS 01 क्या है? NBS 01 क्या है? तो NBS 01 जो है ना एक उपग्रह है। क्या है? इसरो के द्वारा छोड़ा गया क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट पॉइंट होता है। नेविगेशन सैटेलाइट पॉइंट, ठीक है ना। और नेविगेशन सैटेलाइट जो पॉइंट होता है यह इसरो के द्वारा छोड़ा गया है। किसके द्वारा छोड़ा गया है? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा छोड़ा गया है? इसरो के द्वारा। और इस इसरो का जो स्थापना हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ है? इसरो का जो स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसरो का जो मुख्यालय है
इसरो का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और यह हुआ है 15 अगस्त 1969 में। जिस तरह देश में इसरो है उसी तरह एक DRDO भी है। क्या है? DRDO। और DRDO का जो स्थापना हुआ है 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और भारत के किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? और इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और गार्डन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बगीचों का शहर। बेंगलुरु को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है ना? अब बेंगलुरु में ही इसका मुख्यालय है इसरो का। किसका मुख्यालय है? इसरो का। किसका मुख्यालय है? इसरो का। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। इजी क्वेश्चन है, बाकी बहुत से गलत भी हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे क्या है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? नौजवान भारत सभा का जो स्थापना किया है ना, भगत सिंह। ठीक है ना? देखिए, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह वो हम लोग जैसा इंसान थे। ठीक है ना? बाकी उनके अंदर एक जज्बा था। देश में जो गुलामी था ना, उसको भारत माता को जंजीर से जो बांध चुका था अंग्रेज, उसको छुड़ाने का कसम खाए थे भगत सिंह। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 ईस्वी को। 27 सितंबर 1907 ईस्वी को ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लाहौर के लायलपुर के बंगा गांव में। क्या बोले हम ये बात कहे हैं भगत सिंह के बारे में। सुनिए, भगत सिंह का जो जन्म हुआ है, भगत सिंह का जो जन्म हुआ है, देखिए ये अपना भारत है। तो भारत तो पहले ये पूरा जो एरिया था ना, ये पूरा जो एरिया था ये पूरा भारत ही था। यहाँ से लेकर जो पश्चिम से लेकर और ये यहाँ तक सब क्या था? अरे तू क्या भाग रहा है? ये जो था ये सब क्या था? पूरा भारत ही था। और भारत में ही यहाँ पर आइएगा तो पाकिस्तान में जो लाहौर आता है, लाहौर के लायलपुर में बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। 27 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ देगा भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में। कब हुआ है? 27 सितंबर 1907 में। 27 सितंबर 1907 में। देखिए, अब भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो 1907 में, उसके कुछ दिन के बाद ही लगभग भगत सिंह लगभग 12 या 13 वर्ष के रहते हैं। 13 वर्ष के रहते भगत सिंह। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से सटा हुआ एक जगह है अमृतसर। ठीक है ना? अमृतसर एक जगह है। और अमृतसर में ही बैसाखी का एक मेला लगा रहता है। जिस तरह हम लोग यहाँ रक्षाबंधन का मेला लगता है ना, रक्षाबंधन का मेला लगता है, चाहे बिहू का मेला लगता है असम में। ठीक है ना? और पोंगल का त्योहार लगता है तमिलनाडु में, लगता है ना। अटकल पोंगल लगता है केरल में। सेम उसी तरह पंजाब में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। अब बैसाखी के मेला के दौरान ही जो 6 अप्रैल को क्या होता है? सफसुद्दीन किचलू और ये क्या होता है? सफसुद्दीन किचलू का नाम क्या होता है? सतपाल। सफसुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, जो महात्मा गांधी के द्वारा एक जनव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाता। ठीक है ना? तो उसी के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सफसुद्दीन किचलू यहाँ पर क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा जनसभा कर देते हैं। और उस जनसभा के दौरान 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सफसुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना? और इसी को छुड़वाने को लेकर जो पंजाब है, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक बहुत बड़ा बैसाखी का मेला लगा रहता है। और उसी के छुड़ाने के विरोध में यहाँ पर एक छोटा सा जनसभा चलता रहता है। ठीक है ना? जनसभा चलता रहता है। और लोग को क्या लगता है? इस क्या बोलते इसको? सतपाल बुलाया जा रहा है। सतपाल और सफसुद्दीन किचलू उसको छुड़वाने को लेकर यहाँ पर जनसभा चल रहा है। और क्या करता है? जो माइकल ओ डायर रहता है, माइकल ओ डायर गवर्नर रहता है। और इसने
जो माइकल आर एच ई डायर को अनुमति देकर कहता वहां पर जनसभा में जितना आदमी भाग ले रहा है सबको गोली मार दो, और गोली मार दिया। इसमें लगभग बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक छोटा सा यहाँ पर जगह था जिसका नाम था जलियावाला। क्या नाम था? जलियावाला। जलियावाला। और जलियावाला में ही बहु हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। और वहां पर पहुंचे थे भगत सिंह। अब भगत सिंह जब इतना आदमी का मृत्यु हुआ और वहां से मिट्टी खोदे और अपना मतलब होता है ना पॉकेट में रखे, ठीक है, और उस दिन कसम खाए यह हम मिट्टी ही नहीं, हम अंग्रेजों के लिए कब्र खोद रहे हैं। जब तक हम अंग्रेजों को कब्र में डाल नहीं देंगे तब तक इस मिट्टी को अपने पॉकेट से नहीं निकालेंगे। और मिट्टी को लेकर अपने माँ के आंचल में बांध दिए घर में और कहे माँ अब तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा मैं, ठीक है ना, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं, अब मैं इस देश का बेटा हूं। इस अंग्रेज के भगाने में जो भी होगा वो हम करेंगे। और इस आधार पर ये भगत सिंह वो क्रांतिकारी के आंदोलन में कूद पड़े। और जैसे ही कूद के ये भगत सिंह तो आगे चलकर महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया एक सबसे बड़ा जो आंदोलन था वह था असहयोग आंदोलन। और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भगत सिंह बहुत साथ दिए, मतलब देख सकते हैं 13-14 साल का लड़का था। उसके बाद महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो महात्मा गांधी के विचारधारा से अलग होकर भगत सिंह ने 1924 ईस्वी में कानपुर में HRA की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी में भगत सिंह आगे चलकर 1928 ईस्वी में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना करते हैं। और यह फिरोज शाह कोटला मैदान में करते हैं, दिल्ली में। कहां करते हैं? दिल्ली में करते हैं, ठीक है ना। और इसी के बीच में भगत सिंह के द्वारा एक नौजवान सभा का भी गठन किया जाता है। नौजवान को जोड़ने के लिए नौजवान सभा का जो गठन किया जाता है यह किया जाता है 1926 ईस्वी में। 1926 से तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा का गठन यह कब किया जाता है? 1926। और HRA का जो स्थापना किया गया है यह कब किया गया था? 1924। और HSRA का जो स्थापना किया गया कब किया गया था? 1928। और भगत सिंह के द्वारा जब इनको बटुकेश्वर दत्त के साथ इसने क्या करता है, दिल्ली में असेंबली हॉल में जाके क्या करते हैं? बम फेंक देते हैं। दिल्ली के असेंबली हॉल में बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली हॉल में बम फेंक देते हैं। और उस आधार पर भगत सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आगे चलकर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह का दे दिया जाता है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब भगत सिंह के साथ साथ उनके साथ 3 आदमी चढ़ाया जाता है। एक तो रहते हैं भगत सिंह, रहते हैं भगत सिंह, एक नाम रहता है राजगुरु, एक का नाम क्या रहता है? सुखदेव। क्या नाम होता है? सुखदेव। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनका जो फांसी पर चढ़ाया था कब चढ़ाया जाता है? 23 मार्च 1931। बहुत चीज इसकी भी कर दिए हैं, बस डिस्कशन करवा रहे हैं, नहीं कि पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ है? 27 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म कब हुआ है? 27 सितंबर 1905। कब? 7 में 27 सितंबर 1907। भगत सिंह कब कसम खाएं कि हम अंग्रेजों के लिए कब्र खोद रहे हैं? 13 अप्रैल 1919। भगत सिंह HRA का स्थापना कब करते हैं? आज इसके साथ भगत सिंह जो रहते हैं ना, इसके साथ सचिंद्र नाथ सन्याल भी रहते हैं। जब भगत सिंह नहीं रहे तो यहाँ पर रहेगा सचिंद्र नाथ सन्याल। कभी कभी ये नाम नहीं रहता भगत सिंह का, तो यहाँ लिखिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। उसके बाद भगत सिंह के द्वारा HSRA का स्थापना कब होता है? 1928। और नौजवान सभा का स्थापना कब करते हैं? 1926। और भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंकते हैं, 1929 में फेंकते हैं। और इनका फांसी कब चढ़ा दिया जाता है? 23 मार्च 1931। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे हुआ था? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? भगत सिंह। कब किए थे? 1926।
और HRA की प्रस्तावना, HSRA की प्रस्तावना। भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुआ था? 23 मार्च 1931। और उनका फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज था उसका नाम था जेसे हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज था उसका नाम था जेसे हिल्टन। जेसे हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो जज था उसका नाम क्या था? जेसे हिल्टन। जेसे हिल्टन। जेसे हिल्टन। याद रहेगा? उसके बाद भारत में एक्सपोर्ट प्रीपे ऑर्डिनेंस इंडेक्स, निर्यात तैयार सूचकांक प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? वो करता है नीति आयोग। देखिए आपको होमवर्क में रहेगा आज का, वो आपका सूचकांक वाला कौन सा रिपोर्ट, ठीक है ना? क्या हम भेजते ना, जो भेजते हैं उसको याद करिएगा, जो बार पूछता है। हाँ क्या हुआ? जोर लगाना पड़ता है। किताब में अपना खोज लीजिएगा। सूचकांक का है ना, आज का जो होमवर्क रहेगा सूचकांक का, ठीक है ना? सूचकांक से फिक्स है से आना ही तय है। सूचकांक जो होता है, कौन रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो फिक्स से आएगा ही आएगा, ठीक है ना? किस तरह कल संघ दिए थे और दिए थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में राजधानी याद करने के लिए, यूरोप का 6 दिए थे, ऑस्ट्रेलिया परसों ने दिए थे, कल ऑस्ट्रेलिया का दिए थे। नहीं पढ़ते अलग जाइए, छूटते जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में एक्सपोर्ट प्रीपे ऑर्डिनेंस इंडेक्स, निर्यात तैयार सूचकांक प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? नीति आयोग। देखिए नीति आयोग से पहले जो था ना, योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। 12 गो योजना आयोग आने के बाद, 12 गो योजना आयोग आने के बाद 1 जनवरी 2015 ईस्वी को उसी योजना आयोग को बदल दिया नीति आयोग। कौन बदल दिया? नीति आयोग। योजना आयोग को जो क्या गया? नीति आयोग। और नीति आयोग जो आया यह 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और जो योजना आयोग का गठन हुआ था तो इस टाइम में देश का जो प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। और जो योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष बना था उसका नाम था गुलजारीलाल नंदा। देखिए जब योजना आयोग का गठन किया गया था तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष वही होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो 1950 के दशक में देश का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो कह देगा सो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गुलजारीलाल नंदा। और मोदी सरकार ने, जब मोदी का सरकार बनता है 2014 ईस्वी में, तो उसके जस्ट 1 जनवरी 2015 ईस्वी को उसी योजना आयोग का जगह क्या बनाता है? नीति आयोग। क्या बनाता है? नीति आयोग। और नीति आयोग बनता है 1 जनवरी 2015। और जो योजना आयोग का काम था वही नीति आयोग का काम था, मतलब सेम कॉपी पेस्ट है। अब इस नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? मोदी जी होंगे। कौन होंगे? मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और इसका जो प्रथम उपाध्यक्ष था उसका नाम क्या था? तो देखिए जो नीति आयोग था, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष था इसका नाम मोदी जी था। क्या नाम था? मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी मोदी था, मोदी। और इसका प्रथम जो उपाध्यक्ष था उसका नाम क्या था? उपाध्यक्ष जो था उसका नाम था अरविंद पनगड़िया। याद है अरविंद पनगड़िया? कुछ इससे अभी क्वेश्चन बना है वर्तमान करंट अफेयर्स में। जो आपका जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जो 16वां अध्यक्ष जो बनने वाला, कौन बनने वाला है? 21 से 26 तक ये अरविंद पनगड़िया। उसके बाद नीति आयोग का जो प्रथम सीईओ था, सीईओ का नाम क्या था? नीति आयोग का जो प्रथम सीईओ था सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग का प्रथम सीईओ कौन था? सिंधु श्री खुल्लर। उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। अध्यक्ष कौन था? मोदी। उपाध्यक्ष कौन था?
अरविंद पनगड़िया। आशय कौन था? अब वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? मोदी जी है। और उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में उपाध्यक्ष अभी कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। आशय कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान का कौन है? सुमन बेरी। अब नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोदी। उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। सीईओ कौन था? सिद्धेश्वरी खुल्लर। आज तक देश में कितना योजना आयोग आया है? 12 गो। योजना आयोग का जगह क्या बना दिया गया? नीति आयोग। क्या बना दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये कितना तारीख का हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। और जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, यह कब आया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन था? गुजाईलाल नंदा। अब देखिए आगे। ऊपर काहे नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसके कारण नहीं जा रहा है। तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? केल्विन। कल तापमान के बारे में बताते। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। बताइएगा तो पानी जो होता है, पानी का जो तापमान होता है वह सेल्सियस में कितना डिग्री पर खोल जाएगा? खोलेगा कितना डिग्री पर? पानी जो होता है, पानी वह कितना डिग्री पर खोल जाएगा? तो पानी में जो क्वथनांक होता है, पानी में जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक यह 4 भागों में होता है। कितने भाग में? 4 भागों में। बताइएगा सेल्सियस पर कितना में खोलेगा? कितना पर खोलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलेगा। और वही केल्विन में कितना में खोलेगा? कितना? 373 केल्विन। उसके बाद वही पानी रोमन में कितना में खोलेगा? 80 रोमन पर खिल जाएगा। कितना में खोलेगा? 80 रोमन पर। और वही फ़ारेनहाइट में कितना पर? 212 फ़ारेनहाइट। तो पानी जो उबलेगा कहीं कहीं देगा सेल्सियस नहीं रहेगा, तो कितना में खोलेगा? और कहीं के केल्विन नहीं रहेगा तो कितना में खोलेगा? 80। और फ़ारेनहाइट में कितना? डायरेक्ट दे देगा 212 पर। पानी का क्वथनांक होता है कि हिमांक होता है? क्वथनांक होता है। क्या होता है? क्वथनांक। और वही पानी का जो हिमांक की बात कीजिएगा, हिमांक। तो पानी का जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब होता है जमुना। हिमांक मतलब क्या होता है? जमुना। क्या होता है? जमुना। देखिए 3 चीज होता है ना मेरे भाई। एक होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। कितनों राइटिंग चाह रहे सुधारने का, सुधार नहीं रहा है मेरा। कोड नहीं खराब है, हम ही खराब है। ठोस। एक होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। और एक होता है गैस। क्या होता है? गैस। समझिएगा, किसी भी ठोस में यदि हम ताप देंगे, तो वो किसे बदलेगा? द्रव में। किसे बदलेगा? द्रव में। तो ठोस से द्रव में बदलना है क्या है? मेल्टिंग है। क्या होता है? मेल्टिंग। ठोस से द्रव में बदलना है क्या है? मेल्टिंग, यानी क्वथनांक होता है। क्या होता है? क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। उसके बाद द्रव से गैस में बदलना। द्रव को यदि और ताप देंगे, हीट करेंगे, इसको भी ताप देंगे तो हीट करेंगे, तो इसमें बदलना ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कराएगा। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा? बॉइलिंग। और गैस को और गर्म करेंगे तो किसे बदलेगा? ठोस में। किसे बदलेगा? ठोस में। और इसको क्या बोलते हैं? निष्पातन। क्या बोलते हैं? निष्पातन। इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। ठीक है ना। उसके बाद अब जब किसी ठोस को ठंडा करेंगे तो किसे बदलेगा? गैस में। गैस को और ठंडा करके किसे बदलेगा? द्रव में। और द्रव को और ठंडा करके किसे बदलेगा? ठंडा करेंगे तो किसे बदलेगा? ठोस में। तो इसी को ना बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। हिमांक इंग्लिश होता है फ्रीजिंग। क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। यानी कि द्रव को ठंडा करके किसे बदलेंगे? ठोस में।
तो उसको कहते हैं हिमांक। और ठोस को गर्म करके ताप देके बदलेंगे द्रव में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। क्वथनांक। और क्वथनांक जो होता है पानी का, वह सेल्सियस में कितना होता है? 100। क्या बोले भूतिया? कराते कराते करा देंगे इसमें। तो सेल्सियस 100 होता है, केल्विन में 373 होता है, रोमर में 80, फ़ारेनहाइट में 212। देखिए इसको याद करने का आसान तरीका क्या है? जैसे एक ठोस है, ठोस को गर्म कीजिएगा, ताप दीजिएगा, किसे बदलेगा? द्रव में। और द्रव को और ताप दीजिएगा तो किसे बदलेगा? गैस में। क्या हो जाएगा? गैस में। और वही गैस को यदि और ताप दीजिएगा किसे बदलेगा? ठोस में। जैसे निष्पादन क्या होता है आप देखिएगा। कोई मोटरसाइकिल चलाए हैं? मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर चलाए हैं? तो मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर चलाइएगा तो उसमें लगता है सिलेंसर। क्या रहता है? सिलेंसर। और उसको फट फट चालू कर, जैसे मान लीजिए क्या ले ले आप, जैसे दुर्गा उर्गा बनिएगा तो आप मिलेगा बुलेट। क्या मिलेगा? बुलेट। आप फट फट मारिएगा, ठीक है ना, तो सिलेंसर में फेंकेगा धुआं। तो पहले रहेगा गैस, ठीक है ना। आप 200 किलोमीटर चोड़ के खेट कर जब रुक जाइएगा तो आपका वह धुआं नहीं फेंकेगा। उसके बाद उस सिलेंसरवा में देखिएगा उंगली डाल के, तो देखिएगा वो हल्का ठोस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जितना ही ताप दिए हैं वह गैस किसमें बदल गया है? ठोस में। तो मोटरसाइकिल के धुआं जो निकलता है, और धुआं जब निकलता है तो मोटरसाइकिल चलाना जब बंद करते हैं तो काला काला जो पदार्थ हो जाता है, उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? निष्पादन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निष्पादन। समझा? यानी कि वो रहता है पहले गैस, मारिएगा ना फट फट गैस फेंकेगा, और जब जम जाएगा ना तो करखा लेखन हो जाता है। करखा लेखन। तो ट्रैक्टर का देखिए सिलेंसरवा ऐसे रहता है, अंगुली में घुसा के देखिएगा ना तो ऐसे करखा हो जाता है। चाहे गांव में पंपिंग सेट चलाया होगा, बोरिंग पानी पटाने वाला, तो वहां पे वो सिलेंसर रहता है। और जब बोरिंग को बंद कीजिएगा ना, फटफटे को बंद करिएगा, तो उसमें उंगली डाल के देखिए इतना करखा टाइप में निकलेगा। तो पहले वो जितने ताप मिलेगा उतने वह गैस से किसे बदलेगा? ठोस से बदलता है। किसे बदलता है? ठोस में। देखिएगा ना हाथ में उठा के तो ठोस टाइप का रहता है वो, ठीक है, करखा हुआ। तो वही होता है निष्पादन। क्या होता है? निष्पादन। चाहे खेत के पौधा उधा में देखिएगा, पत्ता पर, आलू के पत्ता पर, लीची के पत्ता पर, आम के पत्ता पर उजरका जो पदार्थ होता है वह धूप के समय में गिरता है और पत्ता पर जाकर जम जाता है। वही होता है निष्पादन, तो ना वो ठोस अवस्था में रहता है। तो वही गैस से ठोस बदलते, उसे क्या बोलते हैं? निष्पादन। और जब किसी ठोस से गैस में बदलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में जैसे देखिए कपार है तो कपार से याद है कपूर। क्या होता है? कपूर। कपार से क्या रखेंगे? कपूर। ये नाक होता है तो ना से नाक, न से नेफ्थलीन। क्या होता है? नेफ्थलीन। और शरीर को खूब ऐंठते हैं तो एंथ्रासीन। क्या हो जाएगा? एंथ्रासीन। कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। कपूर, कपार से कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। क्या हो जाएगा? एंथ्रासीन। उसके बाद होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से इतना ठंडा होता है, यदि आप खुली हाथ से ऐसे टच कर दीजिएगा तो आपका हाथ फाड़ देगा, ठीक है ना। यह सब प्रयोग डॉक्टर करता है। वो इतना ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे किसी का गांव देहात में मार के कपार फाड़ देता है या देह हाथ फाड़ देता है, तो उसको जब अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, ठीक है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाला दस्ताना पहले लगा लेता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से उसको सेकता है, ठीक है ना। और वह ऐसा बर्फ होता है वह ठोस से द्रव नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस बदलेगा। और किसी को फट्टल है, ठीक है ना, और उसे बर्फ झोगड़िएगा पानी के लिए तो उसको और लहरेगा, उसको तो और मतलब उसका जीना मुश्किल कर देगा। इसीलिए डॉक्टर लोग यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है। वो डायरेक्ट क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड फटल चीज पर इसे लगाता है, वो गैस बनता जाता है, इतना राहत मिलता है। चाहे किसी का मृत्यु हो जाता है, चाहे मान लीजिए हमें मृत्यु हो जाएगा, तो हमको जो इतना वो बोरियाम रहता है, बोरियाम में इसे भर्ती कर देगा, ठीक है ना। मेरा घर वाला जब खोजने आएगा से मेरा लड़का कहाँ है, तो हमको बोरियाम में से निकालेगा, ठीक है ना, लाश को से निकालेगा डिब्बा में से, तो उसमें धुआं निकलता रहता है। और वो जो धुआं रहता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। फिल्म नहीं देखे हैं? सीआईडी वाडी देखिएगा ना, तो देखिए मान लीजिए इतना गो बोरियाम रहता है, इतना गो कैप्चर रहता है, कैप्चर। किसी का यदि अस्पताल में मृत्यु हो जाता है ना, किसी का अस्पताल में यदि मृत्यु हो जाता है तो देखिएगा अस्पताल में जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो इतना को ढेक्सी में ले रहता है,
इतना गो डेक्ची रहता है, ऐसे डेक्ची रहेगा और रहेगा ए बी और सी नाम का रहेगा। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति मरल है तो बढ़िया से कपड़ा पर लपेट दिया पन्नी कुनिक में और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया है, ठीक है। और उसको जब यहां से ऐसे निकालेगा तो खाली मुंह दिखाई देगा, कहेगा नहीं मेरा लड़का नहीं है, तो उसको धप से अंदर बंद कर देगा, ठीक है ना, बंद कर देगा। तो जो मृत्यु होता है, मृत्यु शरीर को जो सुरक्षित करने के लिए जो रखा जाता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में रखा जाता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं रखेगा तो वो शरीर है ना सड़ जाएगा। उसे महीना 2-2 महीना किसी के लाश 5-5 साल से नहीं पता लग पाता है तो किसका है, खोजबीन हो रहा है। तो वह सब कहाँ रखा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिएगा फिल्म उलिम में दिखाई देता है सब, जांच पहचान करने के लिए से हाँ बीरू का लाश उसी में है, उस हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। तो उस हॉस्पिटल के इतना नंबर कैबिन में, इतना नंबर डिब्बा में है। तो वह जो लाश रखा जाता है ऐसे जैसे डिब्बा से खींचेगा ना तो हल्का हल्का धुआं फेंकता है, और जो धुआं फेंकता रहता है वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वह उद्रपातन काम करता है। वह ठोस किसे में बदलता है, गैस में बदलता है। और क्या वह द्रव में बदलता हुआ धुआं हुआ तो वह आदमी पूरा चिपचिपा हो जाता है, शरीर को सड़ा देता। वो डायरेक्ट ठोस से किसे बदलता है, गैस में, नहीं बुझाया। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और गैस से द्रव में बदलना संघनन होता है। गैस से द्रव मतलब क्या कहलाता है, संघनन, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। जब हम लोग सुबह में भोर में उठते थे, सुबह में आज जाते थे सुबह में कोचिंग करने के लिए, तो कोचिंग करने ठंडा का सीजन जाते थे तो देखते होंगे पपनी पर, बालों पर, लड़की के ओढ़नी पर देखिएगा इतना एकदम होता ना, पानी पानी पड़ जाता था, ठीक है ना। हाथिया में ऐसे ऐसे लगाते थे ना तो पानी हो जाता था। तो पहले वो था गैस, और गैस किसमें बदल गया, द्रव में। किसमें बदल गया, द्रव में। तो अरे वो सब होता है ना, ऐसे चला के जाएगा ना मुंह पर, उस ठंडा के समय क्या होता है, ऐसे बांध की जाती है, बहुत लंबा वाला रहता है, ठीक है ना, लंबा वाला रहता है। तो हम लोग कभी निकल गया बाद में वो वाला, वैसा वाला मुफलर निकल गया तो हम लोग भी बांध के जाते थे ना तो पूरा चिपचिपा हो जाता था, ठीक है। अच्छा हम लोग के बाल से बाबरी छोड़ के जाते थे तो पूरा यहाँ पर पड़ता था वो। तो पहले हुआ था गैस, और जैसे ही ठंडा हुआ तो किसमें बदल गया, द्रव में। किसमें बदल गया, द्रव में। ओस जो होता है सुबह के समय में देखिएगा, ओस, तो सुबह में जाते दौड़ने के लिए तो ओस जो रहता है पहले किसमें रहता है, गैस में। और गैस किसमें बदलता है, द्रव में। और द्रव को और ठंडा कीजिएगा, और ठंडा कीजिएगा तो किसमें बदलेगा, ठोस में। तो बढ़ जाएगा बर्फ। क्या बन जाएगा, बर्फ। यानी कि फ्रिज में डालिएगा तो द्रव चीज किसमें बदलेगा, ठोस में। तो इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग या हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। फिर से एक बार 6 को तो ये है, ठोस से द्रव में बदलना क्वथनांक, मेल्टिंग। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। द्रव से गैस से बदलना, बॉइलिंग। क्या होता है, बॉइलिंग। और गैस से ठोस में बदलना, निष्पातन। और ठोस से गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन। गैस से द्रव में बदलना, संघनन, कंडेंसेशन। और द्रव से ठोस में बदलना, हिमांक होता है। क्या होता है, हिमांक। और देखिए जो हिमांक होता है, हिमांक तो पानी का जो सेल्सियस में हिमांक होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में हिमांक कितना होता है, 273। 273। और रोमन में कितना होता है, 0 रोमन होता है। कितना होता है, 0। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। तो पानी के 2 बात याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट हिमांक में 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब पानी का घनत्व सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 4। कितना होता है। अब पानी का आयतन कितना डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम होता है, 4 डिग्री पर। तो आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री। और पानी का हिमांक केल्विन में कितना होता है, और रोमन में, और फ़ारेनहाइट में 32। फ़ारेनहाइट में 32। अब बुझा गया। अब देखिए आगे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में। वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। कितना है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और वर्तमान समय में टोटल कितना है, 106। और उसी में से एक राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मणिपुर में। और इसी केबुल लामजाओ में एक झील भी है, लोकटक झील। कौन सा झील है, लोकटक झील। और यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है लोकटक झील है। और वह कहाँ पड़ता है,
मणिपुर में है। कहां पे है? मणिपुर। कहां पड़ता है? मणिपुर। कहां पड़ता है? मणिपुर। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हेमिस। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय। वो कहां पड़ता है? लद्दाख में। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है? लद्दाख में। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व भी कहां है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश से कहते हैं। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? जैसे मध्य प्रदेश में आता है कूनू। क्या आता है? कूनू, संजय, बांधव, कान्हा, किसली, ठीक है ना, संजय दुबरी, ये सब कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और गोरुमारा, सिंगीलीला, जल्दापारा, ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगालीला, बुक्सा, ये सब कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। अब बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहां पड़ता हुआ? पश्चिम चंपारण। कहां पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। कहां पड़ता है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पश्चिमी जिला पूर्वी चंपारण बोल रहा है सब। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैसे आप लोग बिहार तैयार किए हैं? जैसे बिहार है ना, ये भागलपुर पश्चिमी है। भागलपुर में कुछ बोल देना है। ये बिहार है ना, बीचों बीच गया है बिहार। तो बिहार जो गंगा नदी गया हुआ है, ये गंगा नदी गया हुआ है, यह 12 जिले से गया हुआ है। कितना जिले से गया हुआ है? 12 जिला से गया हुआ है। कितना जिला से? 12 जिला से। आई टोटल जो किलोमीटर में है 445 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 445। उसके बाद बिहार का पूर्व से पश्चिम में लंबाई पूछे कितना किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम, यह जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है कितना है? नहीं याद रहेगा तो ऐसे देखिए, महात्मा बुद्ध है, इनका जो जन्म हुआ था 563 और इनका जो देहांत हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था ना। तब बिहार का पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 483। कितना है? 483। महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो हुआ 483 ईसा पूर्व में, तो बिहार का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? और गंगा नदी का लंबाई कितना है? 445। और कितना जिला से गंगा नदी जाता है? 12 जिला से। सबसे अधिक सीमा किस जिला से लगाता है? पटना जिला से। गंगा नदी सबसे अधिक सीमा किस जिला से लगाता है? अपना पटना से लगाता है 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लगाता है? 99 किलोमीटर। अब बिहार का उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना किलोमीटर है? 3, 4, 5 345 किलोमीटर। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला वह किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला गोपालगंज बोला है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला। कितना आसान नहीं बुझा रहा है? ना बुझाया? पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, पूर्वी जिला किशनगंज, पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण और दक्षिण जिला गया, दक्षिण जिला गया, दक्षिण जिला गया। उसके बाद बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? गया। कौन सा है? गया। तो गर्म ठंडा गया। और बिहार का क्षेत्रफल का दृष्टि सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल का दृष्टि सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और वन के दृष्टि से वन पेड़ पौधा के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर। और सबसे कम कौन सा होता है? मुंगेर। कौन सा होता है? मुंगेर। उसके बाद मुंगेर होता है, ठीक है ना। तो बिहार के बेसिक चीज याद रखिएगा।
अब बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? गया में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है और सबसे कम वर्षा गया में होता है। बिहार के बारे में इतना याद रखिएगा, जैसे आगे करा देंगे। उसके बाद तो केबुल लामजा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के कहाँ? पश्चिम चंपारण। कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का आदमी जबरदस्त होता है वाकई। आइए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा का जो दिशा होता है ना, या फ्लेमिंग का जी क्या बोलते इसको? दाहिना, दाएं हाथ का नियम होता है। क्या होता है? दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद क्रुक्स का नियम देखेंगे, क्रुक्स का नियम, फ्लेमिंग का नियम, ठीक है ना। तो यह सब नियम देख लेते हैं पहले। फ्लेमिंग का दायां हाथ बायां हाथ क्या कहता है? फ्लेमिंग का दायां हाथ बायां हाथ देखिए। फ्लेमिंग ने दो हाथ लिया, फ्लेमिंग का दो हाथ था। फ्लेमिंग का हाथ था? दो हाथ था। एक तरफ था दाहिना, क्या था? दायां। और एक तरफ क्या था? बायां। क्या था? बायां। ये है बायां और ये क्या है? दाहिना। दाहिना है ना। तो फ्लेमिंग ने दो हाथ लिया, दाहिना और बायां, दाहिना और बायां, और उसने विद्युत धारा जब प्रभावित किया, यानी कि किसी भी तार पर जो इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। किसी भी विद्युत चालक पर जो आवेश प्रभावित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आवेश कहेंगे। तो फ्लेमिंग ने दो चीज लिया, दो का नियम लिया। एगो जनरेटर चालू करके, एगो मोटर चालू करके। एगो जनरेटर चालू करके आवेश लिया, एगो मोटर चालू करके आवेश लिया। तो हम लोग जनरेटर चालू करते हैं किस हाथ से करते हैं? दाहिना हाथ से। अब मोटर टिपना होता था बायों से टिप देते हैं, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग के दाहिना हाथ में किसका नहीं मिलता है? जनरेटर का। चालू कर जनरेटर, चालू कर जनरेटर किसे? दाहिना से। और चालू कर मोटर, चालू कर मोटर बायां, चालू कर मोटर बायां, और चालू कर जनरेटर दाहिना हाथ। किसे होता है? दाहिना हाथ। तो दाहिना हाथ में उसने आवेश को प्रभावित करने के लिए 3 गो उंगली उठाया। कितने उंगली उठाया? 3 गो उंगली उठाया। कितने उंगली उठाया? 3 गो। कितने उंगली उठाया था? 3 गो। जनरेटर चालू करने के लिए 3 गो उंगली उठाया और बताया जो हमारा अंगूठा होता है, जो अंगूठा होता है वह किसी भी जनरेटर को चालू करने के लिए वह बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है कि गति लगाता है? गति लगाता है। क्या लगाता है? गति लगाता है। जनरेटर चालू करने के लिए क्या लगाता है? गति। अरे देखिए, बायां से लगाएंगे बल, इसे ना बलाएंगे, बाकी चालू करना तो क्या देंगे? गति। क्या देंगे? गति। तो जनरेटर चालू करने के लिए क्या देंगे? गति। आज जो हमारा ये उंगली को बोलते हैं तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। और इस उंगली को बोलते हैं मध्यमा। क्या बोलते हैं? मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा है, ये क्या है? तर्जनी है। क्या है? तर्जनी है। और ये क्या है? देखिए, उंगली के ये मध्य में आता है, है ना, मध्य में। और ये क्या है? अंगूठा और मध्यमा के बीच में कौन सा उंगली है? तर्जनी। अंगूठा और मध्यमा के बीच में कौन सा उंगली है? तर्जनी होता है। क्या होता है? तर्जनी। तर्जनी हमेशा क्षेत्र को बताएगा। क्या दिखाएगा? क्षेत्र को। आज जो ये मध्यमा होता है, ये हमेशा विद्युत धारा को बताएगा। क्या बताएगा? विद्युत धारा। क्या बताएगा? विद्युत धारा। तो देखिए, इसमें एक रोल होता है, जो अंगूठा होता है, अंगूठा होता है वह चालक की गति बताएगा। चालक की गति यानी कि स्पीड। उसके बाद जो हमारा तर्जनी उंगली होता है, तर्जनी उंगली होता है, यह क्या बताएगा? यह क्षेत्र बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद जो हमारा मध्यमा उंगली होता है, मध्यमा उंगली होता है, जो मध्यमा उंगली होता है, यह क्या बताता है? विद्युत धारा। क्या बताएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। समझिए, देखिए, गति को इंग्लिश से बोलते हैं एस, स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और चुंबकीय को बोलते हैं मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक जो होता है किसे मापते हैं? बी, विद्युत धारा को। उसके बाद विद्युत धारा के लिए धारा का क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर।
क्या होता है? एम्पियर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका बी में होता है, गति को किसमें होता है? स्पीड में, और विद्युतीय धारा को आई में। तो दाहिना हाथ में कौन सा लागू होता है? एसबीआई। क्या लागू होता है? एसबीआई। दाहिना हाथ में एसबीआई, दाहिना हाथ में एसबीआई, दाहिना हाथ एसबीआई। और बायां जो हाथ होता है ना, बायां हाथ, यह बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल। तो अंगूठा लगाएगा बल, अंगूठा क्या लगाएगा? बल। अब बल का होता है फोर्स, बल का क्या होता है? फोर्स। उसके बाद जो हमारा ये तर्जनी उंगली होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ डायरेक्ट क्षेत्र भी लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय जो क्षेत्र होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है बी। क्या होता है? बी। और एक होता है ये मध्यमा। अब मध्यमा जो होता है यह क्या होता है? मध्यमा जो उंगली होता है यह धारा होता है। क्या दिखाता है? धारा। और धारा को क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। जो ये हमारा बायां हाथ होता है वह एफ बी आई, और दाहिना हाथ एस बी आई, दाहिना हाथ एस बी आई। अब बायां हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ एफ बी आई, और दाहिना हाथ एस बी आई, बायां हाथ एफ बी आई, और दाहिना हाथ। तो फ्लेमिंग ने यहाँ नियम दिया आवेश को प्रभावित करने के लिए कर, जो हमारा दाहिना हाथ होता है, दाहिना हाथ को लेकर, तो जो देखिए दाहिना हाथ चालू करने के लिए अंगूठा से क्या लगा देंगे? गति। अंगूठा से क्या होगा? गति। ये होगा ना, ये होगा, ऐसे होता है, ऐसे। ये जो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये जो होगा ना, ये क्या दिखाएगा? धारा। क्या होगा? धारा। क्या दिखाएगा? धारा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये जो दोनों दिखाएगा धारा, 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 धारा। क्या दिखाएगा? धारा। ये दिखाएगा क्षेत्र। क्या दिखाएगा? क्षेत्र। क्या दिखाएगा? क्षेत्र। ये क्या दिखाएगा? बल। क्या दिखाएगा? बल। ये अंगूठा गति। दाहिना में गति, अब बायां में बल। ब से बायां, ब से बल, ब से बायां, ब से बल। बायां क्या दिखाएगा? बल। बाकी दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है बताइएगा? तो मध्यमा क्या दिखाएगा? क्षेत्र। मध्यमा क्या दिखाएगा? क्षेत्र। और मध्यमा दिखाएगा धारा, मध्यमा धारा। और तर्जनी क्षेत्र, तर्जनी क्षेत्र, तर्जनी क्षेत्र। किसी को अपना गांव का क्षेत्र दिखाना होता है तो डायरेक्ट वो क्षेत्र देखें, वहां तक, यहां से जहां तक दिखाई दे रहा है मेरा ही जमीन है। ठीक है ना? कहते हैं ना, आपको जहां तक नजर आ जाए वो मेरा ही जमीन है, भले किसी का और रहे। ठीक है? तो दूर दूर तक रहता है दूसरों का जमीन, काका चाचा का भी रहता है तो कहता है मेरा ही जमीन है। ठीक है? गांव का पड़ोसियों का रहता है तो कहता है मेरा ही जमीन है। तो हम लोग इस अंगूठा से तर्जनी से दिखा देते हैं, देखिए वहां तक मेरा क्षेत्र है। तो तर्जनी क्या दिखाएगा? क्षेत्र। तर्जनी क्या दिखाएगा? क्षेत्र। और ये क्या दिखाएगा? मध्यमा धारा, मध्यमा धारा, मध्यमा धारा, मध्यमा धारा, मध्यमा धारा। और फ्लेमिंग का 10 दाएं हाथ का नियम, जो अंगूठा दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? गति। क्या दिखाएगा? गति। अब बायां, बायां बल, बायां बल। तो इसमें होता है एफ बी आई, इसमें क्या होता है? एस बी आई। फ्लेमिंग के दाहिना हाथ का नियम में किसका रोल मिलता है? गति का, यानी कि एस बी आई का। अब बायां हाथ में एफ बी आई। बुझाया? तो बताएगा था 10 हाथ के नियम में अंगूठा क्या दिखाएगा? दाहिना हाथ के नियम में गति। अब बाएं हाथ के नियम में। अब फ्लेमिंग के दाहिना हाथ के नियम में किस पर लागू होता है? जनरेटर पर। जो जनरेटर चालू करते हैं तो उसमें गति देते हैं कि बल लगाते हैं? गति देते। क्या देते हैं? गति। जितना गति दीजिएगा, जितना गति दीजिएगा, फट से चालू हो जाएगा। ऐसे दुकर ऐसे करे चालू होगा क्या? ब्याह शादी में कटाए चालू कर जनरेटर, चालू करते जनरेटर पूरा गति से फट 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 ऐसे उठाता है और मारता फट फट, सब बॉल जलने लगता है। तो क्या देते हैं? गति। क्या देते हैं? गति। तो ये अंगूठा क्या देगा? गति। और तर्जनी क्या दिखाएगा? क्षेत्र। तर्जनी क्या दिखाएगा? क्षेत्र। तर्जनी क्षेत्र। और मध्यमा, मध्यमा धारा, मध्यमा धारा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बायां, बायां में से जो अंगूठा होगा वो क्या दिखा देगा? बल। और क्षेत्र क्या दिखा देगा? तो ये क्षेत्र, ये कौन दिखा देगा? तर्जनी। तर्जनी क्या दिखा देगा? क्षेत्र। तर्जनी क्षेत्र। और मध्यमा धारा, मध्यमा धारा, मध्यमा धारा। बस याद यहां पर क्या रखना है? दाहिना हाथ के नियम में, दाहिना हाथ के नियम में जो तर्जनी होता है वह विशेष चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। समझे? दाहिना हाथ के नियम में, दाहिना हाथ के नियम में फ्लेमिंग का इसका बोलते हैं दाहिना हाथ के नियम में यहां पर विशेष चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, बाकी बायां हाथ में सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। ना बुझाया? सब चीज सेम 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 है। पहला अंगूठा दिखाएगा गति,
ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा, मध्यमा धारा। फ्लेमिंग के बायां हाथ में अंगूठा दिखाएगा बल, अंगूठा बल, और क्षेत्र कौन दिखाई देगा? तर्जनी, और धारा कौन दिखाई देगा? मध्यमा। बस यहां पर एक अलग क्या हो जाता है, जो तर्जनी होता है यह विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। क्या दिखाता है? बाकी बात सब सेम सेम, बाकी बात क्या होता है? सेम सेम। इधर में होता है एफ, इधर में क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। अब देखिए क्वेश्चन बना दीजिए आप लोग। यहां बताइए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, एक किसका नियम है? फ्लेमिंग का दाहिना के बायां, दाहिना हो के बायां होगा? दाहिना होगा। जो प्रेरित होता है, जो प्रेरित होता है, प्रेरित धारा यानी कि विशिष्ट जो प्रेरित धारा जो होता है वो कौन दिखाएगा? सीधे रहता, सीधे डायरेक्ट विद्युत धारा रहता तो क्या हो जाता? बायां हो जाता। क्या होता? बायां। अब बायां में देखिए, एक दाहिना में क्या होता है? एसबीआई। क्या होता है? एसबीआई। अब बायां में क्या होता है? एफबीआई होता है। क्या होता है? एफबीआई। बस इसमें जो होता है फ्लेमिंग में, इसमें दिखाएगा सिर्फ विशिष्ट। क्या दिखाएगा? विशिष्ट। इसे क्या दिखाएगा? विशिष्ट। क्या दिखाएगा? विशिष्ट। क्या दिखाएगा? विशिष्ट। अब बाकी इसमें डायरेक्ट यहीं पर लिखा रहेगा डायरेक्ट विद्युत धारा। यहां पर डायरेक्ट क्या रहेगा? विद्युत धारा, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत धारा। ना बुझाया? और दोनों सब चीज सेमे सेमे होता है, बस दाहिना में विशिष्ट रहता है। दाहिना में क्या रहेगा? विशिष्ट। बाकी बायां में विशिष्ट हटा देगा, डायरेक्ट रहेगा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय धारा, सॉरी धारा। क्या रहेगा यहाँ? धारा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा। बस इसमें लगा देगा सिर्फ विशिष्ट। है फ्लेमिंग का ही नियम। फ्लेमिंग के नियम में 6-7 क्वेश्चन पूछ देता है। कहेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठा वो किसको दर्शाता है? बल को। किसे दिखाएगा? बल को। किसे दिखाएगा? बल को। हाथ, बायां हाथ बोले थे, बायां हाथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है, अंगूठा किसको दिखाएगा? बल को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में जो तर्जनी होता है किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम में जो मध्यमा हो तो क्या दिखाएगा? धारा। इसमें सिर्फ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा और बल, बल चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा। दाहिना हाथ में हम आराम से याद करेंगे। बस ये भी दिखाता है गति। क्या दिखाएगा? गति। आइए क्या दिखाई देगा? क्षेत्र। आइए क्या दिखाई देगा? धारा। बस जो क्षेत्र है उसे विशिष्ट लगा देंगे। क्या लगा देना है? विशिष्ट। और जो धारा उसमें क्या लगा देना है? विशिष्ट। बस विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र, विशिष्ट धारा, विशिष्ट धारा। ना बुझेगा? बस दाहिना में विशिष्ट लगाना है, इधर डायरेक्ट रख देना है। बस बायां में याद रखना है बल, दाहिना में गति, दाहिना में गति। आइए आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो आंखों से संबंधित, आंखों से संबंधित रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी। क्या होता है? डेंटोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन को, अब बुढ़ाओं के अध्ययन को डेमोग्राफी, डेमोग्राफी बोलते। क्या बोलते हैं? जनसंख्या, जनांकी जो होता है, जनांकी, ठीक है ना, जनांकी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। और वही होता है बुढ़वा का अध्ययन को क्या होता है? ना ना ना, डेमोग्राफी होता है, डेमोग्राफी, ठीक है ना। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी क्या होता है? जेरेंटोलॉजी। तो बताइएगा, तो आंख में उपस्थित, आंख में उपस्थित, आंख में उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा का अध्ययन क्या बुलाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन को, हड्डियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन को। अब बीजों का अध्ययन को तो स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन को, बीजों का अध्ययन को। अब फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन को, फलों का अध्ययन को, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और साग सब्जी का अध्ययन को, साग सब्जी का अध्ययन हॉर्टिकल्चर होता है। क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। इतना याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? क्या खनिज पदार्थ खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता, यही गलत है। क्या हो जाएगा? गलत होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ये खत्म नहीं हो सकता, यही गलत है। खनिज पदार्थ कुछ ऐसा चीज होता है खनिज जो जगह क्या हो गया है? खत्म हो गया है। कुछ खनिज पदार्थ ऐसा है जो आगे चलकर क्या हो गया है? खत्म हो गया है। कुछ खनिज पदार्थ ऐसा है जो आगे चलकर क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अभी आ रहा है इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन, उसे बताएंगे। जैसे पहले कोयला का भंडार बहुत ज्यादा मिलता था, बाकी धीरे धीरे उस खनिज का क्या हो गया है? कमी हो गया है। पेट्रोलियम का पहले भंडार ज्यादा मिलता था, बाकी अब क्या हो गया है? कमी हो गया है। तो बहुत सारा ऐसा खनिज पदार्थ है जो खत्म होने पर कगार पर है। कोरापुट आइए गया है। कोरापुट खान भारत किस राज्य में है? कोरापुट के जो खान है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। और सबसे अधिक राज्य में बॉक्साइट कहां होता है? उड़ीसा में। सबसे अधिक बॉक्साइट कहां होता है? और देश में सबसे अधिक जो बॉक्साइट होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे अधिक बॉक्साइट किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में। अपने राज्य की बात किया जाए, सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा के कहां पे होता है? कोरापुट में। उड़ीसा कहां होता है? कोरापुट में। उड़ीसा कहां होता है? कोरापुट में होता है। मयूरभंज कहां पड़ता है? उड़ीसा में। मयूरभंज लो आयक्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? आई कहां पैदा है? उड़ीसा में। कहां पैदा है? उड़ीसा में। ठीक है ना? मयूरभंज से द्रौपदी मुर्मू है ना? द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज से ही है। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 में। औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था 1707 में। 1707 में। देखिए, औरंगजेब का जो जन्म हुआ था 1618 में और मर गया 1707 में। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ और 1618 में जो जन्म हुआ था औरंगजेब का, 1618 में जन्म हुआ और 1707 में क्या हो गया? मर गया। 1707 में मर गया। औरंगजेब इतना बड़का हरामी आदमी था, इतना ज्यादा खत्म आदमी था। एक बार की बात क्या है, एक सिख गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर का पत्नी का बहुत इच्छा था से हम आए बिहार घूमने के लिए। ठीक है ना? बिहार घूमने, बिहार अपना बिहार पटना धरते, क्योंकि पटना जो बसा हुआ था ना पहले बहुत ज्यादा स्वच्छ था। बाकी स्वच्छ मतलब साफ सुथरा। उसका मतलब बहुत इच्छा था से हम आए पटना घूमने के लिए, से गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। और हमेशा जो तेग बहादुर की पत्नी थी कहती चलिए ना पटना, चलिए ना पटना। तो एक बार आया हुआ तेग बहादुर और तेग बहादुर की पत्नी पटना घूमने के लिए। ठीक है ना? पटना घूमने के लिए आया तो तेग बहादुर यह पंजाब प्रांत में यहाँ पर थे। कहाँ प्रांत में थे? पंजाब में थे। पंजाब में वह शासन करते थे और वह पंजाब से उठ के आए बिहार के पटना में। यहाँ पे आए पटना में। इसी के बीच में औरंगजेब, जो औरंगजेब रहता है, औरंगजेब ये क्या करता है, तेग बहादुर के लगता है कि से बिहार चला गया पटना घूमने के लिए, अब इसके साम्राज्य में कोई नहीं है। तो ये औरंगजेब क्या करता है, 1675 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर देता है। पंजाब पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है औरंगजेब, और आक्रमण कर देता है। ठीक है ना? तो इस दौरान जो तेग बहादुर रहते, तेग बहादुर की पत्नी जो बिहार के पटना में आए रहते हैं, पटना में आए रहते हैं, तो पता लगता है तेग बहादुर को से मेरे क्षेत्र पर औरंगजेब आक्रमण कर दिया है। तो वह अपना पत्नी को छोड़कर, पटना में ही छोड़कर वो चल जाते हैं पंजाब प्रांत में। कहाँ चलता है? पंजाब में। इमरजेंसी में गाड़ी भाड़ा करते हैं और डायरेक्ट चल जाते हैं पंजाब में, और उस आक्रमण से औरंगजेब से लड़ते हैं और उसको हराते हैं। और मतलब जीतते रहते हैं। लास्ट में औरंगजेब क्या करता है, धोखे से उनके पीठ पीछे वार कर देता है। ठीक है ना? वार कर देता है और जब गिर जाते हैं तो उनमें निर्मम हत्या कर देता है। इतना भाला भोग देता है उनके आंख में, शरीर में, हाथ में। ठीक है ना? और वह जब भोगता है तो उसी समय में इनका जो पत्नी रहती है गर्भवती रहती है गर्भवती। और यह आते हैं पटना घूमने के लिए। तो उस दौरान पटना में ही तेग बहादुर का एक पुत्र जन्म लेता है, उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ये जो देखते हैं यहाँ पे आगे है, ये यहां से आगे जाएगा नहीं रास्ता से, पटना साहब से डे। तो उसी धरती पर वहां पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ठीक है ना? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है वो कहां पे हुआ है? पटना में हुआ है। और गुरु गोविंद सिंह किसका बेटा थे? तेग बहादुर का बेटा थे।
और तेग बहादुर की हत्या किसने कर देता है? औरंगजेब कर देता है। तेग बहादुर की हत्या कौन कर देता है? औरंगजेब कर देता है। एक और सिख गुरु की हत्या औरंगजेब का जो दादा रहते हैं, ठीक है ना, जहांगीर, और जहांगीर जो रहता है ना, एक वो सेकेंड हैंड औरत से शादी करता है जिसका नाम रहता है नूरजहां। क्या रहता है? नूरजहां। और सेकेंड हैंड औरत से शादी किया रहता है नूरजहां, ठीक है ना, नूरजहां हौसला है। और नूरजहां जो रहती है ना, नूरजहां इतना सुंदर रहती है, ठीक है ना, इसलिए उसका आकर्षण होता है किसको? जहांगीर को। और जहांगीर ने ही सिख के जो 5वें गुरु रहते हैं अर्जुन देव, और अर्जुन देव की हत्या जो कर देता है वो कौन करता है? जहांगीर कर देता है। जो अर्जुन देव की जो हत्या करता है वो कौन करता है? जहांगीर करता है। कौन करता है? जहांगीर। और इसी जहांगीर का जो पत्नी रहती है नूरजहां, यही नूरजहां औरंगजेब का पालन पोषण करती है। समझ में आया? इसीलिए इस रहता है ऐसा करते हुए, तो नूरजहां ही पालन पोषण करती किसका? औरंगजेब का। और इसी औरंगजेब ने किसका हत्या कर देता है? तेग बहादुर का। किसका हत्या कर देता है? तो 2 सिख गुरु की हत्या 2 मुगल बादशाह ने करता है। जहांगीर ने किसका हत्या करता है? अर्जुन देव का। और तेग बहादुर का हत्या कौन करता है? औरंगजेब करता है। कौन करता है? औरंगजेब। औरंगजेब जो होता है ना, देवराय के युद्ध में सबसे पहले युद्ध अपना भाई को हराता है, ठीक है ना, और हराने के दौरान वह आगरा में राज्याभिषेक करवाता है। क्या करवाते हैं? आगरा में। और आगरा में देवराय की युद्ध जीतने के बाद फिर से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं दिल्ली में। क्या करवाते हैं? दिल्ली में। तो 2 शासक ऐसा हुआ जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है। एक अकबर करवाया है, एक औरंगजेब करवाया है। एक अकबर और एक औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब। औरंगजेब जब पहले करवाया था आगरा में करवाया था, फिर जाकर कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। क्या करवाया था? दिल्ली में। पहले आगरा, बाद में दिल्ली। उसके बाद यहीं पर औरंगजेब शासन करने लगा, तो आगे चलकर यह महाराष्ट्र प्रांत से शिवाजी चाहता था अंग्रेज की सत्ता को खार फेंके, ठीक है ना। तो शिवाजी की तरफ से एक तरह था जय सिंह। कौन आता है? जय सिंह। औरंगजेब की तरफ से जय सिंह, और इधर से शिवाजी के बीच एक संधि होता है, पुरंदर की संधि। कौन संधि होता है? पुरंदर की संधि। और जो पुरंदर की संधि होता है ये कब होता है? 1665 में। ये पुरंदर की संधि बिहार पुलिस से इस बार पूछा हुआ था, ये पुरंदर की संधि कब होता है? 1665। और औरंगजेब क्या करता है? जजिया कर जो समाप्त हो गया रहता है, उस जजिया कर को फिर से शुरुआत कर देता है 1679 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में पहली बार जो जजिया कर होता है, ये किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार जजिया कर 1712 ईस्वी में सिंध विजय के दौरान जब इस क्षेत्र को मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, तो इसी क्षेत्र में किसानों के ऊपर जजिया कर लगाता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। नींद आ रहा है इसको। आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिरोज शाह तुगलक, पता है? फिरोज शाह तुगलक यह ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। फिरोज शाह तुगलक जो रहता है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। और आगे चलकर जो अकबर से पहले जो बाबर रहता है और बाबर के बेटा हुमायूं रहता है, उसने जजिया कर पर और ज्यादा टैक्स बांध देता है। और आगे चलकर 1565 ईस्वी में जो अकबर शासक बनता है, तो अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर देता है। 1564 क्या कर देता है? समाप्त करता है। और आगे चलकर अकबर के बाद जो बनता है जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद बनता है औरंगजेब। और औरंगजेब है ना फिर से जजिया कर स्टार्ट कर देता है। औरंगजेब जो होता है वह फिर से जजिया कर स्टार्ट करता है 1679 ईस्वी में। और लास्ट रूप से जब फिर से यह स्टार्ट कर देता है जजिया कर, और लास्ट रूप से मोहम्मद शाह रंगीला यह जजिया कर को फिर से 1720 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं। और आज तक जजिया कर क्या है? समाप्त हैं ना। बुझाया? हम पहले ये बात बोले औरंगजेब के बारे में, ये बात बोले जजिया कर है ना,
पहली बार जजिया कर सिंध विजय के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर स्टार्ट करता है 1712 ईस्वी में। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर 712 लिखे हैं, कहाँ 712 लिखा है? अच्छा मुंह से निकल गया, 712। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। कहेगा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और किस मुगल बादशाह ने पहली बार जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर किया था। कौन किया था? अकबर। और फिर से किस मुगल बादशाह ने फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया? औरंगजेब। और पोंता जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला। जजिया कर के बारे में इतना बात याद रखना है। पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। और किस मुगल बादशाह ने जो जजिया कर लिया जा रहा था 1564 ईस्वी में उस जजिया कर को समाप्त कर दिया? अकबर। को समाप्त कर दिया? अकबर। और जजिया कर जो समाप्त हो गया था उसको फिर से पुनर्स्थापित स्टार्ट कौन कर दिया? औरंगजेब। तू ऐसे क्या कर रहा है? उसके बाद फिर से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कब कर दिया? 1720। तो जजिया कर स्टार्ट किया था कौन? मुगल बादशाह औरंगजेब स्टार्ट 1679 ईस्वी में। और 1679 ईस्वी में ही औरंगजेब की जो पत्नी थी दिलरासो बेगम, उसका मृत्यु हो गया था। दिलरासो बेगम को जो मृत्यु हुआ था 1679 ईस्वी में ही हो गया था, 1679 ईस्वी में, ठीक है ना। और औरंगजेब के द्वारा जो गोलकुंडा लास्ट अभियान था जीतने वाला, औरंगजेब के द्वारा जो लास्ट अभियान था ना, गोलकुंडा जीता था औरंगजेब। और इस तरह औरंगजेब 1707 में दांत चार के मर जाता है। दांत चार क्या हो जाता है? यार दांत चार के मर जाता है, खत्म। औरंगजेब क्या होता है? खत्म होता है। और बड़ी क्रूर आता है, इसको जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर। और ये हिंदू से इतना ज्यादा नफरत करता था, नफरत करता था, वो देखना नहीं चाहता था। जबरदस्ती अपना सेना में जबरदस्ती हिंदू को भर्ती करता था, जबरदस्ती भर्ती करता था औरंगजेब अपने हिंदू को। और ये जो था, इसको बीना बजाने का बहुत ज्यादा इच्छा था। बीना समझता है ना, जो सरस्वती माँ के हाथ में रहता है बीना पूछते देवी नमस्ते, तो बिना पूछते जो होता है बीना बजाने का बहुत बड़ा शौकीन था। आज जो अकबर हुआ करता, बाबर और अकबर दोनों नगारा बजाना बहुत पसंद करता था। नगारा ना, इतना ढोल होता है, होली के दिन जो नगारा होता है ढुम 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 ढुम, वो होता है नगारा। ये जो बजाता था बीना, क्या बजाता था? बीना। और औरंगजेब का जन्म हुआ 1618 में। और किस सिख गुरु का हत्या करवाया था? तेग बहादुर का 1675 में। पुरंदर की संधि हुआ 1665 में, 1665 में। जजिया कर को समाप्त किया 1679 में, सॉरी स्टार्ट किया 1679 में, 1679 में। जजिया कर कब स्टार्ट किया था औरंगजेब? 1679 में। और फिर से पुनः जजिया कर को समाप्त कब कर दिया गया था? 1720 में। तो कहेगा किस मुगल बादशाह ने पुनः जजिया कर को समाप्त कर दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला। आगे बढ़ा जाए। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है? तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, उसी का घोषणा करता है। तो सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। जल में अणुओं का अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गति करता है। किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। जैसे धरती के अंदर से पेड़ पौधा जो पानी का अवशोषण करता है, वो किस माध्यम से करता है? परासरण के माध्यम से करता है। ऑस्मोसिस होता है इसका इंग्लिश, क्या होता है? ऑस्मोसिस। और केशिकात्व जो होता है ना, तो खींचने का काम करता है। केशिकात्व जो होता है, यानी कि नीचे के पानी ऊपर चल जाना है, केशिकात्व है। जैसे डिबिया में इतना को धोती का टुकड़ा डाल देते हैं, तो धोती का टुकड़ा भिग भिग के धीरे धीरे ऊपर चलाता है। किसके कारण चलाता है? केशिकात्व के कारण चलाता है। पेड़ पौधा में जो रेशा होता है, रेशा जो जड़ होता है, सोर होता है, वह सोर पानी जो खींचता है, किसके माध्यम से खींचता है? केशिकात्व के कारण खींचता है। और वह पानी का ऑब्जर्वेशन करके पूरा पेड़ पौधा का पहुंचाने का काम करता है, जाइलम। और जो महज जाता है वो कौन सा माध्यम होता है? ऑस्मोसिस होता है, परासरण। क्या होता है? परासरण।
क्या होता है? प्रासरण। तो याद रखेगा, जिसमें कोशिका झिल्ली होगा उसमें ही प्रासरण होगा। जिसमें कोशिका झिल्ली होगा उसमें क्या होगा? प्रासरण होगा। पेड़ पौधा में जो प्रासरण होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। और पेड़ पौधा में जो मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, यहां से मान लेते हैं, ये देखिए पेड़ मान लीजिए गाछ बना देता है, ऐसे गाछ, तो गाछ बना दिए, और गाछ के बना देते हैं सूर। क्या बना दिए? सूर। हाँ, जड़, जिसको सूर बोलते हैं, जड़। अरे रुको भाई, रुको ठहर जा। देखिए सूर जो होता है, सूर या किसी कद का मतलब सूर क्या खींचेगा? पानी नहीं खींचेगा, और ऑस्मोसिस के माध्यम से ये रेशम है, पानी धप 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 चल जाएगा। और जो पहुंचाने का काम करता है पानी कौन करता है? जाइलम करता है। कौन बनता है? जाइलम। कौन बनता है? जाइलम। और ये जाइलम पानी जब पहुंचा देता है, ठीक है ना, ऊपर में, और जब सूर्य के प्रकाश से जब सूर्य के प्रकाश से यहाँ रोशनी जाता है, यहाँ पर पेड़ पौधा में, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम पेड़ पौधा क्या बनाता है? खाना बनाता है। क्या बनाता है? खाना, ठीक है ना। और पेड़ पौधा कौन सा रंग को सबसे अधिक ग्रहण करता है? लाल को। क्लोरोफिल में होता है हरा रंग। कौन सा रंग होता है? हरा। क्लोरोफिल में कौन सा रंग होता है? हरा। बाकी यहाँ पर सबसे अधिक जो रंग जो ऑब्जर्वेशन करता है कौन सा रंग होता है? लाल। कौन होता है? लाल। और सबसे कम किसका होता है? हरा का तो नहीं होता है, किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। हरा का नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और सबसे अधिक कौन सा कलर होता है? लाल। और सबसे कम बैगनी। कौन होता है? बैगनी। और मध्य में होता है नीला। क्या होता है? नीला। आज खत्म करेंगे 100 गो, खत्म होने वाला है। देखिए कोलिवर पुल, कोई चढ़ा है कि नहीं? कोलिवर पुल में चढ़ा है? जो कोलिवर पुल है यह किस नदी में बना हुआ है? सोन नदी पर 1444 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1444 किलोमीटर है ना? नहीं, 1440, 1400 कितना है ये? 400 मीटर में नहीं है। कितना किलोमीटर? देखिए कितना किलोमीटर लिखा हुआ है? 1440 मीटर है, हम गलत बोल रहे थे। 1440 यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर यह कोलिवर पुल है। अरे कहां चला गया? कोलिवर पुल है, कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर है। और किस नदी पर है यह? सोन नदी पर। यह सोन नदी कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। जो सोन नदी है यह कहां से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए यह भारत है, तो भारत के यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश यहाँ पर, इसके उत्तर की तरफ जो नदी जाता है वह होता है सोन। कौन होता है? सोन। और इसके पश्चिम की तरफ जो नदी जाता है उसका नाम क्या है? नर्मदा। और इसके दक्षिण की तरफ जो नदी जाता है महानदी। कौन सा नदी जाता है? महानदी जाता है। कौन नदी जाता है? महानदी। और यह सोन नदी यह बिहार के दानापुर में मिलती। कहाँ मिलती है? दानापुर में। बिहार के दानापुर में। और यहीं पर कौन सा पुल है? यहाँ पर आइएगा तो कौन सा पुल है? कोइलवर पुल है। क्या है? कोइलवर पुल। आइए कितना मीटर में है? 1440 मीटर। और किलोमीटर में कहिएगा तो लगभग 1.5 किलोमीटर है। कितना है? 1.5 किलोमीटर है। कितना है? 1.5 किलोमीटर है। यह दानापुर में मिलता है सोन नदी, ठीक है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? अब्डो प्लेसिस। ये दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी है अब्डो प्लेसिस। और इससे पहले जो कप्तान था उसका नाम था विराट कोहली। इस साल की याद रखेगा, इस साल 2024 में जो क्रिकेट हुआ था IPL, तो IPL में जो विजेता था कोलकाता नाइट राइडर्स, उसका जो कप्तान था श्रेयस अय्यर था। कौन था? श्रेयस अय्यर। और जो उप विजेता था उसका जो कप्तान था पैट कमिंस। कौन था? पैट कमिंस। और याद रखने वाला क्या है? चेन्नई सुपर किंग का जो कप्तान था वो ऋतुराज गायकवाड़। और मुंबई इंडियंस का कप्तान था हार्दिक पांड्या। बड़ा उसको लग गया था, हार्दिक पांड्या। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स का जो कप्तान था संजू सैमसन। उसके बाद आपका इसका याद रखेगा लखनऊ का जो कप्तान था KL राहुल। और गुजरात टाइटंस का जो कप्तान था
शुभम गिल, शुभम गिल। और कोई खेल है क्या और हमसे? दिल्ली, और दिल्ली का कप्तान था ऋषभ पंत। दिल्ली का कप्तान कौन था? ऋषभ पंत। दिल्ली में ऋषभ पंत, कोलकाता का श्रेयस अय्यर, लखनऊ का केएल राहुल, गुजरात का शुभम गिल था, ठीक है ना। राजस्थान रॉयल का संजू सैमसन, उसके बाद बेंगलुरु का एफ डु प्लेसिस था, ठीक है ना। अब पंजाब का था कौन था ये? अरे ब्रिटेन के खिलाड़ी है सैम करन, ब्रिटेन का है वो सैम करन था, कौन था? सैम करन। और चेन्नई का था ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। याद रखिएगा इतना चीज। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो थीम था, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई। देखिए, बिहार दिवस, पृथ्वी दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस, पृथ्वी दिवस 22 मार्च, जल दिवस, बिहार दिवस, जल दिवस 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस 22 मई। बुझाया हम क्या बोल रहे थे? हम ये कहें, देखिए 22 मार्च को जो मनाते हैं ना, वह जल, और जल में बहार है, जल में क्या है? बहार है, तो बिहार दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता। क्या है भाग रहा है यार? 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता, जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। तब जल और बिहार 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस 22 मई। क्या मनाते हैं? 22 मई। उसके बाद गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन स्टार्ट जो किया था सारनाथ। पहली बार जो उपदेश दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति होने के दौरान वह कहां उपदेश दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहां दिए थे? सारनाथ। जैसे ये देखिए, यह भारत है, तो भारत के ऊपर में दिखाई देगा नेपाल, और नेपाल के लुबनी में, नेपाल के लुबनी में उनका जन्म हुआ था। और वह कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। अल्लाह वह 29 वर्ष के अवस्था के थे तो वह घर छोड़ के भाग आए थे, ठीक है ना। और उनका जो बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ। क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का जो बाबूजी थे और इनका जो माई थे, तो बाबू का नाम था सुधोधन। सागन का मतलब सुधोधन। क्या थे? सुधोधन। और इनका जो माई थी मायावती। गौतम बुद्ध का माई का नाम क्या था? महामाया। और महामाया के को बहन थी प्रजापति। क्या नाम था? प्रजापति। और जब इनका 7 दिन के थे तो महामाया की मृत्यु हो गया था, तो क्या किए सुधोधन? अपना साली से ब्याह कर लिए थे। मॉर्निंग कुछ बोलता रहता है पहले से। महामाया का बेटा हुआ था ये सिद्धार्थ, और जब गौतम बुद्ध के पालन पोषण करने के लिए प्रजापति से ब्याह कर लिए, ठीक है ना। और इसी गौतम बुद्ध को आगे चलकर विवाह होता है यशोधरा से। तो यशोधरा से विवाह होने के दौरान इनका एक पुत्र होता है राहुल। क्या होता है? राहुल। पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था पर अपना घर वाली, अपना बेटवा को छोड़कर ये चल जाते हैं बिहार। कहाँ जाते हैं? बिहार। बिहार के बोध गया में 29 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं, और बोध गया में लगभग 7 साल तक तपस्या करने के दौरान, ठीक है ना, 7 साल तपस्या करने के दौरान ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ज्ञान की जैसे ही प्राप्ति होता है तो जाते हैं सारनाथ में। कहाँ जाते हैं? सारनाथ में जाते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अपना जो पहला स्पीच देते हैं उस सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं? सारनाथ में। और सारनाथ के बगल में आइएगा तो श्रावस्ती है। क्या है? और इसी श्रावस्ती में सबसे पहला बार दिए थे सारनाथ में, और सबसे ज्यादा बार दिए थे श्रावस्ती में। पहला बार सारनाथ में और ज्यादा बार किस तरह? पहली बार आपात कहां लगा था? अशाब्दिक बार कहां लगा है? मणिपुर में। अशाब्दिक समय तक कहां लगा है?
जम्मू कश्मीर। बिहार में कितने में लगा है? सेम उसी तरह गौतम बुद्ध पहली बार जो उपदेश दिए थे उसी उपदेश को बोला जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। और धम्म चक्र परिवर्तन जो दिए थे कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा बार कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और जाके कुशीनगर में जाके क्या कर गए थे? देहांत हो गया था, महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध की भाषा में हम लोग जो कहते हैं मर गया, मृत्यु हो गया, बौद्ध की भाषा बोलते हैं निर्वाण, कहते हैं निर्वाण। और कुशीनगर में क्या हो गया? कुशीनगर में क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया 483 ईस्वी में। इसी को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और 483 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हो गया तो बौद्ध का 4 गो सम्मेलन करवाया गया। कितने करवाया गया? 4 गो सम्मेलन करवाया गया। 4 गो जो हुआ बौद्ध धर्म सम्मेलन, 4 गो जो सम्मेलन हुआ, पहली बार 400 जैसा मृत्यु हुआ ना तो 483। बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? 483। उसके बाद दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ 383। और तीसरा कब हुआ? 255। और सब ईसा पूर्व 250 चलेगा। उसके बाद 95 शताब्दी होता है या प्रथम ईस्वी होता है? 95 ईस्वी या प्रथम शताब्दी, ठीक है ना? प्रथम शताब्दी। और इसका जो प्रथम सदस्य कहां कहां हुआ था इसका टिक याद रखिए, राबे पाकू। राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू। पहली बार कहां हुआ था? राजगीर। पहली बार कहां हुआ था? राजगीर। और दूसरी बार कहां हुआ था? वैशाली। और तीसरी बार पाटलिपुत्र। और चौथी बार कुंडलवन। कहां हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर। तो पहली बार राजगीर में हुआ था, दूसरी बार वैशाली में, तीसरी बार पाटलिपुत्र और चौथी बार कुंडलवन। पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। उसके बाद किसके काल में हुआ था? कालाशोक। उसके बाद अशोक। उसके बाद हुआ था द्वितीय अशोक। जो कनिष्क होता है ना, कनिष्क, उसी को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क द्वितीय अशोक कहते हैं, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद पहला का जो अध्यक्षता किया था उसका नाम क्या था? महाकाश्यप। और दूसरा का सवाकामी। क्या था? सवाकामी। पहला का महाकाश्यप, दूसरा का और तीसरा का मोगलीपुत्र, और चौथा का वसुमित्र। पहला का महाकाश्यप, दूसरे बाद तीसरा का मोगलीपुत्र, और चौथा का बताइए पहली बार बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 413। दूसरी बार और तीसरी बार 255। और चौथी बार प्रथम शताब्दी। पहली बार कहां हुआ था? राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू, राबे पाकू। रा से राजगीर, रा से राजगीर। और वा से, पा से, अक्कू से कुंडलवन। क्या हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन हुआ था। अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। उसके बाद मोगलीपुत्र, सवाकामी, महाकाश्यप और कनिष्क। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन था, अब खत्म हो गया, खत्म। ठीक है ना? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अब मृत्यु कहां हुआ था? कुशीनगर में। नहीं याद रखेगा, लक याद रखेगा, लक 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 लक। गौतम बुद्ध का लक बहुत खराब था। लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में मृत्यु। लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में मृत्यु। ठीक है ना? रहने देते हैं।